नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव, सारे एग्जिट पोल्स दावा कर रहे थे कि राज्य में इस बार कांग्रेस की वापसी लगभग तय है, लेकिन हो गया कुछ और। इस परिणाम ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया है। बीजेपी ने 48 सीटें अपने खाते में करके जीत की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब कांग्रेस का हरियाणा की सत्ता में 10 साल बाद भी वापसी ना करना उसे आने वाले चुनावों में मुश्किलों में डाल सकता है। इस साल के आखिर तक राजस्थान समेत देश भर में कई राज्यों में उपचुनाव हो सकते हैं। राजस्थान के लिहाज से माना जा रहा है कि हरियाणा के ये परिणाम राजस्थान के उपचुनाव में एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इनमें से 2 सीटें खीवसर और झुंझुनू ऐसी सीटें हैं जहां जाट मतदाता जीत हार में बड़ा किरदार अदा करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है महिपाल महला जी। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बहुत बहुत कांग्रेस आभार। प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है अनुश्री शर्मा जी। अनुश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आज के इस मुद्दे पर, हरियाणा का परिणाम और राजस्थान का उपचुनावी इम्तिहान, यह हमारा आज का मुद्दा है। इस पर ओपनिंग नोट सबसे पहले महिपाल जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे सर? सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा की जनता ने दी है। हम तो दिल से हरियाणा की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी और भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व, सांगठनिक एकता, बेहतर मैनेजमेंट और कड़ी मेहनत, सारी चीजों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने 10 साल बाद एक बड़ा माहौल क्रिएट किया था एंटी इनकम्बेंसी का। उन सारी चीजों को भेजते जी हुए हरियाणा की जनता जनार्दन ने तीसरी दफे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभूतपूर्व मतदान किया। उसके लिए हम तो बड़े आभारी हैं। तो बड़ी विनम्रता से इस जीत को स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी जो हरियाणा की जनता ने दी उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे और सुशासन का नया आयाम स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। चलिए, अनुश्री जी, ओपनिंग नोट मैम आज के इस मुद्दे पर। जी देखिए, जनता का जनादेश स्वीकार है। जो भी कमियां रही है, खामियां रही है, उस पर विश्लेषण किया जाएगा जी और जो भी कमियां रही है उनको सुधारा जाएगा। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं अनुश्री जी आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कई लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। क्या हार के क्या कारण रहे? क्या आपको लगता है क्या वजह रही हरियाणा में हार की? देखो, इस चीज का तो सबसे बड़ा वो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जनता होती है। जी, एग्जिट पोल्स ले ले या हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहली चीज तो करेक्ट। जो जनता का जनादेश था वो स्वीकार्य है। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा मार्जिन नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की भी सीट आई है। और दूसरी चीज आप देखेंगे तो सिर्फ इनमें कुछ 5 से 6 सीटें ऐसी है, सिर्फ हार का रेशियो 2 से 2,500 रहा है। हालांकि हार हार होती है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। कुल मिला के जो भी परिस्थितियां रही उन सबका पार्टी स्तर पे आकलन किया जाएगा। जी चलिए, महिपाल जी, लगातार हैट्रिक जी, हरियाणा के अंदर, कितना कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी के अंदर अब आ गया है? राजस्थान में उपचुनाव भी आने वाले हैं। ओबियसली सर, जीत से उत्साह तो बढ़ता ही है और 4 गुना उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान में भी चार्ज हुआ, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा दोनों एक दूसरे से सटे हुए स्टेट हैं। जी और हरियाणा की जीत का जो प्रभाव है वो राजस्थान पे आना तय है। झुंझुनू सीट जो हरियाणा की सटी हुई मानी जाती है, झुंझुनू जिला हरियाणा की सीमा पे ही है, वहां जी उपचुनाव होने तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा उत्साह से लबरेज है। और 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी एक सीट थी, सलूम्बर की सीट को छोड़ दिया तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। पर मेरी बात को आप नोट कीजिएगा, बहुत बेहतर प्रदर्शन हरियाणा की तरह ही बहुत बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर राजस्थान में करने जा रही है। जी चलिए, अनुश्री जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजस्थान के जो कई दिग्गज नेता हैं वो भी वहां पर गए थे। बात करूं, 6 सांसद थे वहां पर, 13 विधायक और 25 दिग्गज नेता जो हैं जुटे हुए थे। अशोक गहलोत भी जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो स्टेट सीनियर ऑब्जर्वर बनकर वहां गए थे। तो इतनी तैयारियों के बावजूद हरियाणा में रिजल्ट जो है उस अनुरूप नहीं निकल के आना, और साथ ही साथ राजस्थान में उपचुनाव भी है, तो क्या लगता है कि सियासी मिजाज जो है राजस्थान का भी बदल जाएगा इस रिजल्ट के बाद? जी बिल्कुल नहीं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, निश्चित तौर पे चुनाव के परिणाम जिस तरीके से सोचे थे उसके अनुकूल नहीं आए। उसके जी लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम विश्लेषण करेंगे पार्टी स्तर पे। लेकिन अगर आप राजस्थान की बात ले ले तो राजस्थान में आज मैं लगभग देख पा रही हूँ, सरकार को बने हुए लगभग 9 से 10 महीने हो गए हैं, लेकिन
कार्य प्रगति आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जिस तरीके से राजस्थान में कार्य प्रगति चल रही है, जी भारतीय जनता पार्टी की ले ले या मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जिस तरीके के काम कर रहे हैं, जी तो उस तरीके का अंदाजा आपको, मेरे को, राजस्थान की जनता को भी है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इन चुनाव परिणामों का जो राजस्थान के उपचुनाव है इस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनता है वो बहुत ज्यादा समझदार है जी और हर चीज की अपडेट आजकल जनता को सबसे पहले होती है। जी। महिपाल जी, कार्य प्रगति को यही लेकर यही तो हम कह रहे हैं कि जनता है कि सब जानती है। जनता है कि वो सब जानती है कि 10 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे राजस्थान में सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। जनता है कि सब जानती है 2018 से 23 तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कैसे खुलेआम भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड तोड़े गए थे और रिकॉर्ड बनाए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े थे करप्शन के। जनता सब जानती है कि 2020 में कैसे कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में यहाँ बंट के और राज की मलाई खाने के लिए पूरे प्रदेश को बद से बदतर हालात में झोंकने का काम किया। भाई साहब, महिपाल जी, आप सब जानती है। महिपाल जी, दो धड़ों में बंटने की आप कांग्रेस पार्टी में भी इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। 2023 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। देखिए, आप दोनों एक मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी जब शासन में नहीं थी तब भी वो विरोध करती थी, आज शासन में है तो भी विरोध कर रही है। आप अपना काम बताइए ना, आपका काम है काम बताना। जब हम शासन में आज आपकी सरकार है, आप आपका काम बताइए। आप हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि 100% बताएंगे। आप सुनिए ना, सुनिए, क्षमता तो बढ़ाइए। क्या काम क्या किया मैडम, इनको एक बार सुनने के लिए कहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि काम बता रहा हूँ। अरे मैम, तुलना करने की जरूरत नहीं है। यदि काम किया होता तो आप तुलना करते ही नहीं। चलिए अनुश्री जी, अब उनसे जवाब। काम के परिणाम पे मोहर तो प्रदेश की जनता लगे। काम के परिणाम की मोहर तो सातों जो उपचुनाव होंगे उसमें आपको पता लग जाएगा, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। विपक्ष का काम क्या होता है? मुद्दों पे आप बात करें, मुद्दों पे आप सवाल करें, तर्क के साथ हम जवाब देने को तैयार हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल की, तो बेहतर कार्यकाल कांग्रेस से बच नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस तरह तरह की बातें करके और कार्यकाल को अलग दिशा में ले जाने का काम कर रही है। प्रदेश में पिछले 10 महीने में जिस तरीके से सुशासन चला है, अब ये कर्ची फर्ची की सरकार, दिल्ली से पर्ची, ये वो इस तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें करके मुद्दों से आप गुमराह नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई 5 ऐसी बात जो सरकार बनने के बाद हमने जो वादे किए, जो हमने बजट में घोषणाएं की, उनको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित है और उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब ये क्या पढ़ते हैं नहीं, पूछने का इनका जो अंदाज है वो अलग तरीके से ये बयां करते हैं। आप मुद्दों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कैसे किया, पूरे रोड मैप के साथ प्रदेश की जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से और आप लोगों को भी बताने का काम करेगी। अब ये रटी रटाई डायलॉग वाली बातें ना, क्या किया कुछ नहीं किया, इन चीजों से तो कुछ होना नहीं है। आप मुद्दों की बात करें। महिपाल जी, आपने अभी कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी में आरोप लगाया कि 2 धड़ों में बटे हुए हैं, तो ये हालात तो बीजेपी राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जो है जी, उस मामले में आपको यही बता रहा हूं। बड़ा परिवार है, छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा परिवार है, हर जगह मतभेद चलते रहते हैं। आप मीडिया चैनल में हो, आपके पास भी बहुत सारे एंकर हैं, बिल्कुल, घर में बर्तन है तो बजे बात होती रहती होगी। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ता है, अनुशासित नेता है। कहीं भी अनुशासन भंग हुआ है तो आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान सरकार के प्रति आया हो तो आप मुझे बताएं। कांग्रेस खुलेआम, कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सत्ता के विधायक और आरपीएससी अजमेर से लेकर जयपुर तक रैली निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार 19 एक तरफ है, क्षेत्र एक तरफ है, सरकार 2 धड़ों में बंट के चल रही है। महीनों तक होटलों में बंद है, पैसे का लेन देन हो रहा है, अपने विधायकों की फोन टैपिंग चल रही है। सर, सारी चीजों के रिकॉर्ड तो कांग्रेस ने तोड़े। एक भी बीजेपी का नेता जी, हो सकता है कि हमारे अंदर छोटी मोटी इस तरह की कोई बातें हो गई होंगी, पर एक भी बीजेपी का नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं किसी भी मंच पे आया हो तो आप मुझे बताएं। जी, चलिए। कांग्रेस के खुलेआम 10 उदाहरण मैं बता देता हूं। इसको आप अनुशासन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सर, अभी 4 पावर सेंटर इनके पास बने हुए हैं। हमारे पास तो हमारा एक पावर सेंटर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं,
गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अशोक जी गहलोत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। 4 जगह कांग्रेस बंटी हुई है। सुबह कोई नेता क्या बयान देता है, दोपहर को कोई नेता क्या बयान देता है, शाम को तीसरा नेता अपने नेताओं पे तंज कस देता है। तो ये तो कांग्रेस को संभालना है ना, अपना कुंबा कैसे संभाले, इसका ठीकरा भी बीजेपी पे थोड़ी फोड़ेंगे। और यही कारण रहा कि इतनी बुरी दुर्दशा इनकी पार्टी की हरियाणा में हुई है। अति और कॉन्फिडेंस है जो चीजें इन्होंने की, इन्हीं की पार्टी का आपसी लड़ाई का बड़ा कारण रहा। मैं नहीं जानना चाहता कांग्रेस कैसे आ रही है। जी बिल्कुल महिपाल जी, चलिए अनुश्री जी से बात करते हैं। कड़ी मेहनत और सांगठनिक एकता से जीती है। महिपाल जी आपके पास वापस आऊंगा। अनुश्री जी वापस आपके पास रुक करेंगे। एक तो आपने महिपाल जी को सुना, कई आरोप इन्होंने लगाए, उनका जवाब भी चाहूंगा। साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि लगातार आपने एक विश्लेषण की बात की थी कि हम लोग विश्लेषण करेंगे, हार को लेकर समीक्षा करेंगे। राजस्थान में हार हुई, अब हरियाणा में भी हार, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? जी निश्चित तौर पे इसका विश्लेषण किया जाएगा। दूसरी बात ये कि राजस्थान की जब आप हार की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपने लोकसभा चुनाव के परिणाम भी देखे होंगे। दूसरी बात ये कि अभी जो मेरे भाई साथी जो बोल रहे थे, तो पहली चीज तो ये कि मैं इनकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही, क्योंकि पहले भी जब इस सत्ता में समझदार महिपाल जी आपके पास वापस आएंगे सर जी, मेरे को बोलने दीजिए। जब इनके पास ये सत्ता में नहीं थे, जब भी आरोप लगाते थे, आज चलो मैंने तो इनके कहे अनुसार अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने रटी रटाई बात बोली, ये काम तो बता दे। इन्होंने 3-4 मिनट भी इस समय डिबेट के बर्बाद किए, हमने ये किया, सन 2020 में चले गए। आज भाई साहब 2024 का एंड होने आ रहा है, वर्तमान में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अपने कार्यशैली बताइए, मैं तो सिर्फ एकदम रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसको बताने के लिए मैं बैठी हूँ, वो आपका विषय नहीं है। लेकिन आपने जो 3-4 मिनट का समय खराब किया है, आप उसके लिए बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, 4-5 महीने से तो पेंशन नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस्तीफा देके बैठे हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। और भी रिसेंट में अगर बातें बताई जाए, पेपर में सभी देखते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? कृषि मंत्री का इस्तीफा स्वीकार होना और नहीं होना ये विकास का पैमाना है? सुशासन है काम है, और कृषि मंत्री का इस्तीफा स्वीकार होना या नहीं होना ये विकास का पैमाना है। आपकी बात का बताइए। बड़ी प्रवक्ता जी, मैं कह रहा हूँ कि कृषि मंत्री का इस्तीफा, सुनिए ना, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पहले सुनो। कृषि मंत्री का इस्तीफा स्वीकार होना या नहीं होना ये विकास का आयाम है। मैं बता रहा हूँ, मैं गिना रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। आप सुनिएगा, मैं लाइन लगा के आपको बता रहा हूँ। आज आप सुशासन की बात कर रहे हैं, मैं लाइन लगा के बता रहा हूँ। अरे बड़ी प्रवक्ता महोदय, मैं लाइन लगा के बता रहा हूँ मेरी बहना कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने के कार्यकाल में काम किए। बसंते आप सुनिए। कानून मंत्री ने खुद अनुश्री जी शायद आपका कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस का इशू है, एक बार प्लीज अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, आपका प्रॉपर ऑडियो नहीं आ रहा है। अनुश्री जी की आवाज स्पष्ट आ नहीं रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। आपकी आ रही है, हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। कानून मंत्री खुद अपने बेटे को डबल इंजन नियुक्त करते थे। घटनाक्रम के बारे में तो पूरी राजस्थान की जनता को पता है, खाली उनके बेटे पर स्वीकार हुआ है। वो योग्य थे, इसलिए वो योग्य। क्या कानून मंत्री, मैं कह रहा हूँ, अरे कानून तो कानून मंत्री के बेटे के लिए भी तो लागू होता होगा। कानून तो, अरे गुस्सा मत कीजिए, इससे 26 गुना गुस्सा मुझे करना लगता है। आप सुनिए ना, आप इनको आवाज नीति करने के लिए कहेंगे तो मैं जवाब दूं। क्या नाम है कानून मंत्री जी का? नाम का पता है क्या आपको? कानून मंत्री जी का क्या नाम है? मुख्यमंत्री जी के बेटे कलेक्टर को घर मिलने को बुलाते हैं। भरतपुर में पर बहुत अच्छा ऑडियो क्लियर करवा दीजिएगा। इनका क्या कह रहे हैं आप? खुद किसी चीज का प्रतिनिधि कर रहे हैं तो करिए ना समाधान। आप कलेक्टर को घर में बुला रहे हैं। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, आप एक बार। सुशासन ये दिखाना चाहते हैं कि मंत्री जो कानून मंत्री है वो खुद ही अपने वापस से लौटूंगा। राजस्थान में उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। देखिए, उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। तो उपचुनाव की अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो कांग्रेस का एक लंबे समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। एक अच्छा, अगर पिछला सिनेरियो अगर हम देखें तो कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उपचुनाव में। अब हरियाणा में जो रिजल्ट रहा, क्या लगता है उसके बाद उस प्रदर्शन को कांग्रेस जो है राजस्थान में दोहरा पाएगी उपचुनाव के अंदर?
जी देखिए, अभी जिस तरीके से मैंने अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की थी, जहां तक मेरे को जी याद है, जब वहां पिछले उपचुनाव हुए थे, जब भी यहाँ इन्हीं के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये कहा था कि अगर जी उपचुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी तो वो इस्तीफा दे देंगे, और जी, निश्चित तौर पे यही हुआ कि कांग्रेस जीती और उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। तो स्वीकार नहीं हुआ है। राजस्थान की अगर बात ले तो राजस्थान की हर चीज, इनकी कार्यशैली बहुत अलग है। आज दिसंबर से लेके अक्टूबर एंड होने जा रहा है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट्स तक की बात ले ले, मैं एक अधिवक्ता हूँ, हाईकोर्ट में डेली प्रैक्टिस करती हूँ। जी अगर इनके डबल एबी पीपी शिप की नियुक्ति की बात ले तो इन्होंने 15 अगस्त को करी है, क्योंकि 16 अगस्त को आचार संहिता लगने वाली थी। जी 7 महीने इन्होंने नियुक्तियां रोक रखी थी। तो इस तरीके से छोटे छोटे डिपार्टमेंटों की जिसकी नियुक्ति रोकी हुई थी, तो ये जो कछुआ चाल चल रहे हैं, जी। 5 साल पूरे होते तो टाइम नहीं लगता, लेकिन इन चीजों को सबको जनता समझ रही है। कि अनुश्री जी आरोप लगा रही है कि कछुआ चाल के तौर पर बीजेपी जो है राजस्थान में अपनी चालें चल रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो। दूसरी, कांग्रेस के इतिहास को लेकर मैंने बात करी। उपचुनाव में राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा है उपचुनाव में। तो अब राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमेशा एक जैसी रहती है। इनकी तरह हम बदलते नहीं, इनकी तरह, इनके नेताओं की तरह हमारे बयान नहीं बदलते हैं, इनकी तरह हमारा कार्य करने का तरीका नहीं बदलता। 3 ही चीजों पे फोकस कर रहे हैं: कड़ी मेहनत, सांगठनिक एकजुटता और बेहतर मैनेजमेंट से हमने चुनाव जीता है, हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अब राजस्थान में हम सत्ता में हैं, और जी सत्ता में होते हुए उपचुनाव को जीतना आपके लिए और ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चैलेंज पे बीजेपी पार पाने का काम करेगी। हमारे पास सिर्फ एक सिलंबर की सीट छोड़ दे तो 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। पर आप देखना, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी राजस्थान में भी। अब रही बात 10 महीने के कार्यकाल की और काम की, मैं ये कह रहा हूं कि 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक एसओजी ने की हैं। पिछली जो सब इंस्पेक्टर भर्ती और आरपीएससी में पता नहीं कितने कितने बड़े जो घपले हुए थे, नौजवानों को जिस तरीके से उनके सपनों को ठगा गया था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सह पे बड़ी बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मगरमच्छों तक भी अब एसओजी पहुंचने का काम कर रही है, और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम तो कांग्रेस के जो किए हुए ऐसे काम, जिससे प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जी जिससे प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, महिलाएं असुरक्षा की भावना से रात को बाहर नहीं निकल सकती थी। अरे मैं सुनिए ना, इनको सुनवाइएगा। मैं यही कह रहा हूं, पहली दफा ऐसा हो रहा है, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सुशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की जिस तरह की परिकल्पना होती है कि मुझे कैसी सरकार चाहिए, उसके आकांक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरह इस तरह की उलूल जुलूल बातें करके प्रदेश की जनता को डाइवर्ट करने का काम नहीं कर रही है। कानून मंत्री जी के बेटे पे आप सवाल खड़ा कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि योग्यता आपके पास भी, योग्यता मेरे पास भी। अरे वो योग्य नहीं है क्या? किसी नॉन डिजर्विंग आदमी को आप बना दें तब तो आप उसको मानो। डिजर्विंग नहीं करता क्या? उसके पास योग्यता है नहीं क्या? सारी चीजें फुलफिल कर नहीं रहा है क्या? आपको कहां दर्द हो रहा है? और इस तरह की कोई बात है तो कोर्ट है आपके पास। चलिए आप एक अनुश्री जी, अधिवक्ता रही हैं, आपके पास कोर्ट है ना। चलिए और महिपाल इससे जी। पहले मैं कुछ सुन नहीं पाया था, अनुश्री जी कुछ ऐसी बातें कर रही थी, जी तो मुझे चलिए आप बताइए, महिपाल मैं जी, उनका अनुश्री जवाब जी, दे देखिए दूं। देखिए, समय जो है वो समाप्त होने वाला है। हमारा आज का जो मुद्दा है हरियाणा में रिजल्ट जो है, चुनावी रिजल्ट, उसको लेकर, और राजस्थान में उपचुनाव पे उसका कितना इंपैक्ट आने वाला है, इस पर हम बात करेंगे आज की चर्चा में। समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है। मैं आपको बता दूं, हमने आज एक पोल हमारे सोशल मीडिया पर डाला था कि क्या हरियाणा चुनावों का राजस्थान उपचुनाव पर असर पड़ेगा। तो उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। 80% लोगों ने कहा है हाँ, हरियाणा चुनावों का राजस्थान में उपचुनाव पर असर पड़ेगा। 10% का नहीं कहना है, और 10% कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ये पोल का रिजल्ट आया है। अब चलते चलते आप दोनों ही मेहमानों से इस पोल को लेकर क्लोजिंग नोट भी लेना चाहूंगा, सिर्फ क्लोजिंग नोट। सबसे पहले अनुश्री जी आपसे, कि जो ये पोल का रिजल्ट आया है, क्या हरियाणा चुनाव का राजस्थान के उपचुनाव पर असर पड़ेगा? तो 80% लोग कहना है बिल्कुल पड़ेगा। क्या कहेंगी आप? जी देखिए, पोल के नोट पे मैं दोनों ही पार्टी स्तर से हटके अगर बात करूं तो जी पोल के रिजल्ट तो कल तक कुछ और भी कह रहे थे, परसों तक भी कुछ और कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा करने की जरूरत होती है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में पिछले उपचुनाव का भी आप रिजल्ट देख चुके हैं, और अब भी जो चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आए थे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और निश्चित तौर पर सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए,
सभी सीटों पर आप जीतने का दावा कर रहे हैं राजस्थान में। अनुश्री जी, जी चलिए। महिपाल जी क्या कहेंगे सर, जी पोल का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर क्लोजिंग नोट साथ में। पोल के रिजल्ट में ऑब्वियसली आपने जितने भी लोगों से एग्जिट पोल लिया होगा उन सब ने अपनी अपनी भावनाएं रखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्साह से लबरेज है, हमारा कार्यकर्ता अति उत्साहित है, पर होश और जोश दोनों के साथ हम लोग काम करेंगे। और चुनाव में इस बार आप देखना कि बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की सातों ही जगह, एक जगह की बात नहीं कह रहा हूं सर, सातों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद लगातार जो है अब चर्चाएं जो है राजस्थान उपचुनाव को लेकर आ गई है, और इसी को लेकर लगातार बातें चल रही हैं कि हरियाणा चुनाव का कितना इंपैक्ट जो है वो राजस्थान के उपचुनाव पर पड़ने वाला है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका इंपैक्ट जो है राजस्थान पर कितना पड़ता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।